गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टडी करेंगे, इसे जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स में हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसफर को समझा, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे दार्शनिकों का क्या प्रभाव पड़ा उसे जानने की कोशिश करी। आपने ये भी जान लिया है कि इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही थी फ्रांस की, और जो मोनार्क था वहाँ का लुई 16, जो राजा था, जो वहाँ का किंग था, वो टैक्सेस को इम्पोज करना चाहता था। बट किंग टैक्सेस को इम्पोज खुद नहीं कर सकता था, क्योंकि एक सिस्टम बहुत पहले से वहाँ चली आ रही थी। तीनों स्टेट के लोग एक वोट देते और उस एक वोट के अकॉर्डिंग जिसके पक्ष में बहुमत जाता वो बिल पास होता, उस तरह से बिल पास होता। तो इस बिल को पास करने के लिए नेशनल असेंबली नामक एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें क्या किया जाता था, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी नेशनल असेंबली की, जिसमें तीनों स्टेट से एक एक लोग जाते थे और इस तीनों स्टेट के लोग वोटिंग करते थे। इसकी जो मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम, वो कब हुई थी, यहाँ आप देख सकते हो। इसकी जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी वो 1614, द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614, यानी 1614 ईस्वी में लास्ट टाइम इसकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसके थ्रू इस तरह के डिसीजन को लिए जाए। अब उन्हीं चीज़ों को थोड़ा आप आगे देखें। ऑन 5 मई 1799 लुई 16 called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes। नए टैक्स को लागू करने के लिए लुई 16 ने क्या किया, एक प्रपोजल लाया उसे पास कराने के लिए, ताकि टैक्सेस को बढ़ाया जा सके और इकनॉमी को रिवाइव किया जा सके, इकनॉमी में सुधार लाया जा सके। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। इस बार जो मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में जितने भी लोग गए थे उसमें आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 मेंबर्स आए थे, जबकि 600 मेंबर्स सिर्फ थर्ड स्टेट से गए हुए थे। यहाँ कुछ लोगों को जाने से रोका गया था, जैसे पीजेंट्स, आर्टिसंस और वोमेंस। पीजेंट्स, आर्टिसंस और वोमेंस को इसमें डिनाई किया गया था, इन्हें नहीं जाने दिया गया। बट इनके जो ग्रीवांसेस थे, इनके जो अधिकार की बात थी, जो इनके डिमांड्स थे, उसकी एक लिस्टिंग की गई थी, जो नियर अबाउट 40,000 लेटर्स के थ्रू कलेक्ट किया गया था। और रिप्रेजेंटेटिव्स इन सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के गए थे कि असेंबली में जब भी डिस्कशन होगा हम इन सारे मुद्दों पर भी डिस्कशन करेंगे और आपके पक्ष को भी रखने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले आपको बताया वोटिंग का सिस्टम क्या था। यहाँ आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हो, जो वोटिंग का सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग वोटिंग in the States General in the past had been concluded according to the principle of each state had one vote, यानी हर एक स्टेट को एक वोट देने का राइट था। बट जब नया इस बार जो नेशनल असेंबली की को कॉल किया गया, इसमें थर्ड स्टेट के लोग किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, वन पर्सन वन वोट पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। इसके पीछे कुछ कॉज भी था, कुछ बातें थी, उसे समझना जरूरी है। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौते नामक बुक के माध्यम से रूसो ने इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी कि कोई भी डिसीजन कैसे होना चाहिए, जनरल विल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लोगों की जो सामान्य इच्छा है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और लोगों की सामान्य इच्छा किस चीज़ में हो सकती है, जब सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, सबको वोट देने का राइट इक्वल मिले, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो सकें। थर्ड स्टेट के लोग ये चाहते थे कि क्या हो, थर्ड स्टेट के लोग ये चाहते थे कि जो 600 मेंबर्स गए हुए हैं और उधर से 300 है, इन सबको मिला करके वोटिंग का जो वर्क है उसे कंप्लीट करा जाए। बट किंग इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर गया। उसे ये
स्वीकार्य नहीं था, वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस सिस्टम से उसकी जो मंशा थी, जो उसकी थिंकिंग थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती। When the king rejected the proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. वो किस चीज़ के लिए निकल पड़े? प्रोटेस्ट के लिए, इन सारी चीज़ों के विरोध के लिए निकल पड़े, वॉकआउट कर गए। आप लोगों ने सुना होगा इस वर्ड को, नेशनल आपके यहाँ पार्लियामेंट से विपक्षी नेता वॉकआउट कर गए, यानी हम बात नहीं करेंगे, हम आपके इन सारे मुद्दों पे से सहमत नहीं हैं और आपसे हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सभी लोग यहाँ से चले गए। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, ये अपने आप को क्या मानते थे? हाँ, ये अपने आप को स्पोक्समैन ऑफ होल फ्रेंच नेशन, यानी ये अपने आप को एक प्रवक्ता के तौर पे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देख रहे थे, जो 600 मेंबर्स थे पूरे फ्रांसीसी राष्ट्र के। ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साय। वर्साय के टेनिस कोर्ट का जो उसका जो ग्राउंड था, वहाँ वो लोग सभी इकट्ठा हुए और अपने आप को इन्होंने क्या घोषित कर दिया? अपने आप को इन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी को लीड करने वाले जो दो लोग थे, वो दोनों यानी जो प्रिविलेज सेक्शन था उसी से बिलोंग करने वाले थे, जिसमें मिराबेओ और आबेसिये। मिराबेओ कौन था? आबेसिये कौन था? इन सारी चीज़ों को भी मैंने आपके लिए जो नोट्स प्रोवाइड करा था उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। मिराबेओ एंड आबेसिये। मिराबेओ was born in a noble family but was convinced in the need to do away with a society of feudal privilege, यानी ये जो सामंती व्यवस्था थी, जो सामंतों को विशेषाधिकार थे, ऐसी चीज़ों को एबॉलिश करना चाहता था, ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता था। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल and deliver powerful speeches to the crowd assembled at Versailles। अपने ओजपूर्ण भाषणों के माध्यम से, अपने जर्नल के थ्रू वो लोगों को ये समझाने में सफल रहा कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, और काफ़ी प्रभावशाली रहा। वहीं दूसरी तरफ आप आबेसिये को देख सकते हो। वो कौन था? आबेसिये एक प्रेस्ट था। वो किस फैमिली से बिलोंग करने वाला था? वो पादरी वर्ग से बिलोंग करने वाला था, जो प्रेस्ट होते थे चर्च के। रॉट एन इन्फ्लुएंशियल पम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। एक प्रभावशाली पम्पलेट को छपवाया जिसका शीर्षक था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, और इसके थ्रू उसने ये बताने की कोशिश की कि थर्ड स्टेट क्या है, थर्ड स्टेट के लोग क्या हैं और इनके साथ समस्या क्या है। तमाम सारी चीज़ों पे उसने काफ़ी बेहतर ढंग से लिखने की कोशिश की और उनके अधिकारों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसकी आवाज़ उठाई। वाइल द National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seized with turmoil। ये जो विद्रोही नेचर था, ये जो क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, ये सिर्फ यहीं तक थमने वाली नहीं थी। एक तरफ नेशनल असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में यानी पूरे फ्रांस में जगह जगह अन्य जगहों पे लोग काफ़ी आक्रामक हो चुके थे। इन सारी घटनाओं को जानने के बाद एक कंडीशन ऐसी भी होती है। आप देखो, जैसे हमारे यहाँ अभी कोरोना का कहर चल रहा है, ऐसे में बहुत से लोग परेशान हैं, जबकि ऐसी भी कंडीशन नहीं है कि हम इसका कंपैरिजन करें फ्रांस और उस ओल्ड रेजिम से। यहाँ सिस्टम कुछ और है, यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन समस्या को समझने की कोशिश करिए। इसको यहाँ कंपेयर आप करेंगे। मैं यहाँ इस शासन के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब भी लगता है किसी बिजनेसमैन को कि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ने वाली है,
तो उस गुड्स को वो स्टॉक करने लगता है, और जब उसकी कालाबाजारी होती है तो उसके जो प्राइसेस हैं, महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ने से समस्या उत्पन्न होता है। तो इस टाइम भी बहुत से लोग, अभी देखो आप, जितने भी चूँकि एक्टिविटी पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद थी, लेकिन बावजूद इसके जिनके पास पहले से सामान जिन गोडाउन में पड़े हुए थे, उन लोगों ने उस पर मुनाफा कमाना भी चालू कर दिया। हालांकि ये कंडीशन उस तरह से नहीं है, लेकिन वहाँ जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी उसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाना चालू किया। ब्रेड की समस्या बढ़ती जा रही थी। महिलाएं कतार में खड़ी होकर के बेकरी की दुकानों पे भीड़ में ये लोग उन सारी चीज़ों के लिए लाइन लगाई हुई थी जो इनके बेसिक नीड्स थी, बट उन सारी चीज़ों की जो पूर्ति है, जो उसकी डिलीवरी है, वो फुलफिल ना होने पे इन लोगों ने वहाँ क्या किया, उन सारी चीज़ों के खिलाफ आक्रामक हो गई। क्राउडेड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू दी शॉप्स, एकदम आंधी तूफान की तरह उन सारी चीज़ों पे टूट पड़ी, उस पर हमला कर दिया और उसमें लूटपाट होने लगी। सॉरी। At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. On 14 July, आपने देखा देश के अन्य हिस्सों में महिलाएं ब्रेड की दुकानों पे हमला करने लगी। वहीं पेरिस में सेना को गश्त के लिए भेज दिया गया था, सेना को अलर्ट कर दिया गया था राजा के द्वारा। ऐसे कंडीशन में लोगों ने इसके खिलाफ एकत्रित होकर के आवाज़ उठाई और बास्तील के किले को, बास्तील का जो जेल था उसको, इसे किला और जेल दोनों कहा जाता है क्योंकि इसमें कैदियों को भी रखा जाता था, तो उसे तोड़ दिया और उसके एक एक ईंट को लोग लेकर के वहाँ से चल दिए। उसे याद के रूप में, यादगार बनाने के लिए अपने घरों में ले जा कर के रख दिया उसे। उसकी बोलियां लगाई जाने लगी यहाँ तक। चलिए, ये मैटर नहीं है हमारा, यहाँ टॉपिक नहीं है। मैं उसके आगे की चीज़ों, उसके आगे कंडीशन के बारे में बात करना चाहूँगा आपको। मैनोर जो एक लैंडलॉर्ड होता था, जो जागीरदार होता था, लैंडलॉर्ड के बारे में एक अफवाह फैलाया जा रहा था, या कि वो क्या कर रहा है, वो अनाजों को होल्ड कर रहा है और साथ ही साथ जो लठैत हैं उनको भेज दिया है फसल को बर्बाद करने के लिए, ताकि इससे उसको मुनाफा हो और तमाम लोगों की समस्याएं और बढ़े। वहीं ये जो ग्रामीण किले होते थे उस पर भी अटैक किया जाने लगा। चेटॉक्स, इस पे भी हमले किए जाने लगे, अटैक किया जाने लगा और इसे लोगों ने तोड़ फोड़ दिया। और अंततः जो मेनोरियल ड्यूज, यानी जो राजकीय कर था, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट थे उन सबको जला डाला। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम दियर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, इसमें ये जो लोग भी थे, बहुत सारे नॉबल्स थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये सभी पड़ोस देश में भाग निकले वहाँ से। ऐसी कंडीशन को देखते हुए और समय की मांग को समझते हुए राजा ने, लुई 16 ने, ये जो नेशनल असेंबली के लोग थे, इनके डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। फेस विद द पुअर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree, एक अध्यादेश पास किया, abolishing the feudal system of abolition of taxes. Members of clergy to were forced to give up their privileges. अब आप इससे समझ सकते हो राजा ने क्या किया। राजा ने घुटने टेक दिए। राजा ये बात मानने को तैयार हो गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शासन करना, या जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाए गए प्रतिबंध होंगे हम उसको मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग शासन करने के लिए तैयार हैं। यानी एब्सोल्यूट मोनार्की चेंज इनटू व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी जो एब्सोल्यूट
मोनार्की था वो किस में बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हो गया। अब वो नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग शासन करने के लिए तैयार हो गया। वहीं तमाम तरह के और भी सुधार हुए, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया गया एक अध्यादेश को ला करके, एक डिक्री को ला करके। वहीं टैक्सेस को भी ख़त्म किया गया। साथ ही साथ जो क्लेर्जी थे, जो पादरी वर्ग के लोग थे, जिन्हें एक अलग टैक्स जाता था, धार्मिक कर जाता था, उस टैक्स को भी क्लोज किया गया, उनके प्रॉपर्टी को सील किया गया। उस प्रॉपर्टी से 2 बिलियन लीवर्स जो वहाँ की करेंसी थी उसमें इतनी संपत्ति प्राप्त हुई, इससे ही फ्रांस के टैक्स को चुकाया जा सकता था। इतने सारे रकम सिर्फ इन पादरी वर्ग के लोगों से प्राप्त हुई। इस तरह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है और नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन होती है। अब इसके आगे की टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो